नमस्कार दोस्तों, ये भारत सरकार का या भारत का राजपत्र है द गैजेट ऑफ इंडिया और इसके अंदर यूपीएस के बारे में बताया गया है। जब यूपीएस की शुरुआत में चर्चाएं हो रही थी आज से 4-5 महीने पहले, तब हमने यूपीएस के बारे में बताया था कि जब आप रिटायरमेंट होते हो तो उस समय आपको एक मुश्त राशि या लंप सम जो अमाउंट मिलने वाली थी वो कितनी मिलेगी। उसकी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी, चाहें तो आप उसको देख सकते हैं। अब ये गैजेट निकाला गया है, इस गैजेट के अंदर आपको सारी कैलकुलेशन जो है वो दे दी गई है, कुछ भी नहीं आपको करना है। और जो लंप सम अमाउंट या एक मुश्त राशि जो आपको मिलने वाली है वो भी यहाँ पे बताई गई है। कितनी सर्विस के बाद कितनी एक मुश्त राशि किस कर्मचारी को मिलेगी वो यहाँ कैलकुलेशन पूरी दी गई है, और पेंशन किस हिसाब से मिलने वाली है वो भी दी गई है। इस यूपीएस स्कीम को हम पूरा जानेंगे, कंपेयर करके देखेंगे ओपीएस और एनपीएस के साथ में क्या ऐसी कमियां रही एनपीएस के अंदर कि सरकार को यूपीएस लानी पड़ी। तो यदि यूपीएस लानी पड़ रही है तो कुछ ना कुछ तो कमियां हैं, लेकिन सरकार ने तो एनपीएस में कभी कमियां बताई नहीं। पिछले 20-21 सालों से एनपीएस चल रहा है। जब ओपीएस था जब एनपीएस निकाला गया तो ओपीएस से बढ़िया एनपीएस को बताया गया। जब एनपीएस ही बढ़िया थी तो अब यूपीएस की क्या ज़रूरत है। तो आइए उन सारी चीज़ों को समझेंगे और कुछ यूपीएस की ऐसी चीज़ें जानेंगे जो कर्मचारियों के लिए नुकसानदायी है या कर्मचारियों के लिए ठीक नहीं है। यहाँ जो लंप सम अमाउंट या एक मुश्त राशि मिल रही है वो एक अलग चीज़ है, और जो ग्रेजुटी मिलती है वो एक अलग चीज़ है। ग्रेजुटी जो मिलती है वो आपको ओपीएस के अंदर कोई कर्मचारी है उसको भी मिलेगी, ग्रेजुटी एनपीएस में यदि कोई कर्मचारी है तो उसको भी मिलेगी, और ग्रेजुटी यूपीएस में यदि कोई कर्मचारी आना चाहता है या आता है तो उसको भी मिलेगी। ग्रेजुटी एक अलग चीज़ है, लेकिन जो लंप सम अमाउंट है या एक मुश्त राशि है वो एक अलग चीज़ है। तो यहाँ पे जान लेते हैं, इसकी कुछ एक चीज़ें हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज़, यदि आपने एक बार यूपीएस सेलेक्ट कर लिया तो आप फिर किसी अन्य व्यवस्था के अंदर नहीं जा सकते। आपको स्विच करने का कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि ये एक तरह का नॉन रिटर्न है। इसके अंदर आप एक बार चले गए, घुस गए तो बाहर निकलने का कोई आपके पास चांस नहीं है, जो कि कर्मचारियों के लिए एक अच्छी चीज़ नहीं है। कर्मचारियों को इसके अलावा और कोई ऑप्शन मिलेगा ही नहीं। दूसरी, यहाँ पे आप किसी भी कर्मचारी के साथ तुलना नहीं कर सकते। यहाँ पे 11 नंबर पॉइंट है, उसके अंदर आपको बताया गया है कि आप तुलना नहीं कर सकते। मान लीजिए दो कर्मचारी है ए और बी, भर्ती डेट एक है, बेसिक एक है, लगभग उनकी सारी चीज़ें आप मान के चलो कि उनकी इक्वल है पूरी। लेकिन जब वो दोनों रिटायरमेंट होते हैं, यहाँ पे पूरा पूरा बताया गया कि रिटायरमेंट के समय आप यानी कि एक कर्मचारी को ज़्यादा पेंशन मिल रही है और दूसरे कर्मचारी को कम पेंशन मिल रही है। ए को ज़्यादा मिल रही है, बी को कम मिल रही है, या बी को ज़्यादा मिल रही है, ए को कम मिल रही है, वाइस वर्सा है, किसी को कैसे मान लीजिए। तो वहाँ पे आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते, इक्वल नहीं कर सकते कि मुझे ज़्यादा मिल रही है या मुझे कम मिल रही है, उसको ज़्यादा क्यों मिल रही है। और आप उसको समानता का मांग नहीं कर सकते, पत्र नहीं डाल सकते, दावा नहीं कर सकते, ऐसा यहाँ पे है। यह यदि देखा जाए तो ये डायरेक्ट या सीधा सीधा ये देखा जाए तो आपका जो मौलिक अधिकार है और उसके अंदर जो समानता का अधिकार है उसका ये कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि उसका हनन किया जा रहा है समानता के अधिकार को, क्योंकि समान है सब कुछ फिर भी आपको पेंशन समान नहीं मिल रही एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। नेक्स्ट, इसका जो वीक पॉइंट है या कर्मचारियों को अहित उसके अंदर है वो है निकासी से रिलेटेड। आप इस स्कीम के अंदर निकासी नहीं कर सकते। कैसे? जो ओपीएस स्कीम थी उसके अंदर आप निकासी कर सकते थे, जो आपकी जमा पूंजी राशि थी उसके अंदर आपको निकासी करने की सुविधा थी। जैसे आपने एक बार वहाँ से कुछ पैसा निकाल लिया, कुछ अमाउंट वहाँ से निकाल ली, तो अब आप 3-4-5-6 साल बाद में एक टाइम पीरियड के बाद में फिर और अमाउंट निकाल सकते थे ज़रूरत के हिसाब में। यानी कि कोई आपके ऊपर ऐसी घटना हो गई या कोई ऐसी बीमारी आ गई, कोई ऐसी अनहोनी हो गई, तो आप कुछ कुछ समय बाद में वहाँ पेमेंट निकाल सकते थे, पैसा निकाल सकते थे। ये एनपीएस के अंदर ये सुविधा थी, लेकिन एनपीएस के अंदर ये सुविधा थी बहुत ज़्यादा संघर्षों के बाद। इसमें संघर्ष करने पड़ते थे, कोई ऐसी विपदा आ गई, आपदा आ गई, ज़रूरत पड़ गई, बीमारी हो गई, तो आप पैसा निकाल सकते थे, लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा संघर्ष यहाँ पे थे। और जो ये यूपीएस निकाली गई है तो इसके अंदर तो रास्ता पूरा ही ब्लॉक कर दिया गया है, पैसे निकालने की कोई सुविधा ही नहीं है इसके अंदर, इसको पूरा बंद कर दिया, जो कि कर्मचारियों के लिए बहुत ही एक कहें तो बुरी चीज़ है, अच्छी नहीं है। नेक्स्ट क्या है, जो 20 ईयर की आपकी फुल पेंशन की सर्विस थी, 20 साल की सर्विस करो और फुल पेंशन के हकदार हो जाओ, उसको बढ़ा करके 25 ईयर 5 साल और बढ़ा दिया गया है। यानी कि अब आपको कम से कम 25 साल की नौकरी करनी पड़ेगी, तब जाके आप पेंशन के हकदार हो जाओगे यूपीएस के अंदर। और पेंशन का वही जो फार्मूला इन्होंने बताया है। और इसके अंदर नुकसान क्या है, एक तो यहाँ पे नौकरियाँ कम मिल रही है, दूसरी अगर नौकरियाँ मिल रही है तो वो लेट मिल रही है, यानी कि ओल्ड एज में, ज़्यादा उम्र में जा करके, एल्डर होकर के नौकरियाँ मिल रही है। तो लोग 20 साल की नौकरी बड़ी मुश्किल से पूरी कर रहे हैं, 25 की कहाँ से करेंगे। तो यानी कि 25 की नौकरी पूरी नहीं की तो आप पेंशन के हकदार हो ही नहीं यूपीएस के अंदर। तो ये यहाँ पे जो कर्मचारी है, आने वाले कर्मचारी है, या जो कर्मचारी 25 साल की नौकरी पूरी नहीं कर पाएंगे, उनके लिए ये लॉस है, नुकसान वाली चीज़ है। नेक्स्ट, 10 ईयर की जो सर्विस है, 10 ईयर की सर्विस के बाद आपको क्या मिलेगा, 10 ईयर सर्विस और 10,000 रुपये पेंशन।
ये है यूपीएस के अंदर। और वहीं ओपीएस में देखा जाए तो क्या था, मिनिमम पेंशन गारंटी थी 9K, 9,000 रुपये मिनिमम पेंशन प्लस में डीएनएस अलाउंस। तो फिर ओपीएस ही दे दो, ओपीएस ही दे दो आप। 1,000 रुपये बढ़ा के यहाँ पे एहसान क्यों किया जा रहा है कर्मचारियों के ऊपर। तो ये इससे बढ़िया तो फिर यही है, जब आप यूपीएस को बढ़िया बता रहे हो तो 1,000 रुपये कम ही दे दो आप कर्मचारियों को, कर्मचारी उसी में राजी है। यहाँ पे ये स्कीम है, इसके लिए ये कर्मचारियों के लिए नुकसानदायक है। अब आ जाते हैं 25 ईयर की सर्विस है, ये हो गई 25 ईयर की सर्विस। इससे 10 साल वाली सर्विस है उसको भी निकाल दिया, उसमें कितनी पेंशन मिलेगी वो भी वहाँ पे फिक्स बता दिया। और 25 ईयर की सर्विस है उससे ऊपर का यहाँ नहीं बताया है, ये कर्मचारियों को नुकसान है। यहाँ एक फार्मूला दिखाता हूँ आपको, नीचे यहाँ पे चलते हैं, पूरी गणना की गई है। आपकी सर्विस, कर्मचारी की सर्विस है, उसको यहाँ पे क्यू से डिनोट किया गया है, क्यू, इस क्यू से डिनोट किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे फॉर्मूला बताया गया है। और जो आपकी औसत या मूल वेतन है अंतिम के अंदर जो रहेगा सेवानिवृत्ति के समय, तो उसको यहाँ पे पी से डिनोट किया गया है। थोड़ा सा यहाँ पे धैर्य से ध्यान से सुनना। तो आपकी जो सर्विस है उस क्यू से डिनोट किया गया है 25 साल की सर्विस मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ इज इक्वल टू 300 महीने, 300 मंथ्स आपके हो गए। तो उसको यहाँ पे क्यू से डिनोट किया गया है, ये क्यू से डिनोट किया गया है। यदि आप 25 साल से ऊपर की सर्विस करते हो, यानी कि 300 महीने से ऊपर की आपकी सर्विस हो जाती है, कोई 28 की करता है, कोई 30 की करता है, कोई 32 की करता है, तो उसकी कोई गणना यहाँ पे नहीं होगी। गणना इसीलिए नहीं होगी क्योंकि अगर ये काउंट कर ली तो कर्मचारी को बेनिफिट हो जाएगा। ये फॉर्मूला देखो, इस फॉर्मूले को देखो, Q/300। क्यू क्या है, क्यू तो 300 है, क्योंकि 25 साल से ऊपर तो गवर्नमेंट काउंट ही नहीं करेगी। तो 300/300 इज इक्वल टू 1। रेशो क्या निकल के आया, 1 निकल के आया। यहाँ पे कर्मचारी को क्या बेनिफिट होगा। और 25 साल यहाँ लिखा हुआ है, मैं खुद से नहीं बोल रहा, यदि क्यू 300 से अधिक हुआ तो इसे 300 के रूप में लिया जाएगा। भले ही आपने, अब आप मान लीजिए 25 साल की नौकरी का 300 हो गया, और जब आप 30 साल की नौकरी करोगे तो कितना हो गया 360, लेकिन 360 तो काउंट ही नहीं किया जाएगा, 300 ही काउंट किया जाएगा। तो यहाँ कर्मचारी को लॉस है। जो कर्मचारी 30 साल की नौकरी कर रहा है, यूपीएस के अंदर आ रहा है, उस कर्मचारी को 300 ही काउंट किया जाएगा, 360 की बजाय। लॉस हो गया ना यहाँ पे, क्योंकि ऊपर की अमाउंट जब बड़ी होगी तो ऊपर की अमाउंट बड़ी होने से वहाँ जो है वो पॉजिटिव के अंदर आपका निकल के आता है। इस भिन्न के अंदर, जब भिन्न के अंदर ऊपर की अमाउंट बड़ी होती है तो यहाँ पॉजिटिव के अंदर रेशो निकल जाता है। और जब ऊपर की अमाउंट छोटी होती है तब यहाँ पे नेगेटिव के अंदर यानी कि रेशो निकल के आता है। यहाँ देखिए नीचे वाली कैलकुलेशन है, यहाँ पे जो क्यू है इसको कम, ये देखिए 180 रखा गया, तो ये आपकी 15 साल के आसपास सर्विस है। 15 × 12 इज इक्वल टू 180। तो ये 15 साल की सर्विस है, लेकिन जो कम सर्विस है उसको तो यहाँ पे काउंट कर लिया गया, और जो ज़्यादा सर्विस है उसको काउंट नहीं किया गया। तो ये यहाँ पे कर्मचारियों के लिए नुकसान है। यहाँ आपकी जो पेंशन है उसके अंदर कटौती होगी, वो पेंशन आपकी कम बनेगी। नेक्स्ट जो 25 साल की सर्विस है उसमें जो VRS लेते हैं, और मेनली यदि देखा जाए, वैसे तो कोई भी VRS ले सकता है, ज़्यादातर यहाँ पे जो नुकसान है वो अर्धसैनिक बल को माना जा रहा है। क्योंकि अर्धसैनिक बल है, ऐसी ऐसी जगह नौकरी लगती है, ऐसी ऐसी जगह जॉब करनी पड़ती है, घर से दूर, परिवार से दूर, तूफानों में, आंधी में, पतझड़ में, बर्फीली जगह है, रेगिस्तान में, अलग अलग जगह ड्यूटीज़ लगती है। और वो क्या चाहते हैं कि 20 साल की नौकरी किया जाए और VRS लिया जाए, अपने परिवार में, अपने बच्चों के साथ, अपने मोहल्ले में, अपने गली में, गाँव में, शहर में समय बिताएंगे, खेतों में रहेंगे या दुकान करेंगे और वहाँ थोड़ा समय व्यतीत करेंगे, परिवार के साथ, फैमिली के साथ रहेंगे। लेकिन अब उसको 5 साल और बढ़ा दिया गया है, तो ये उसके लिए नुकसान है। 5 साल और सर्विस को करनी पड़ेगी। और यहाँ भी एक नुकसान और देखिए, मान लीजिए 25 साल की आपने सर्विस तो कर ली, फुल पेंशन के आप हकदार भी बन गए, और अब आप हो गए VRS लेना चाहते हो, वो एज होगी आपकी 55 साल की किसी कर्मचारी की, और 55 साल की एज के अंदर क्या ले लिया, VRS ले लिया, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया। तो क्या पेंशन तो अब 55 में रिटायरमेंट वॉलंटरी लिया तो शुरू हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, आपको पेंशन नहीं दिया जाएगा। जब आप 60 के हो जाओगे तब आप पेंशन प्रोवाइड की जाएगी। तो ये यहाँ पे कर्मचारियों का नुकसान किया गया है। इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे इस UPS स्कीम के लिए, कर्मचारियों के लिए रखी गई है। तो आप इसमें अपनी राय जरूर दें, आपको यह स्कीम कैसी लगी, आप कौन सी स्कीम को चाहते हैं, किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे।